हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर एकेडमी में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट का, वहाँ पे हमने बैलेंसिंग तक देखा था और मैंने पिछले वीडियो में लास्ट टाइम जाते जाते बताया था आप लोग को अगले वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको कोई भी बैलेंसिंग का इक्वेशन हो जाएगा वो 30 से 40 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं वही ट्रिक। कन्वेंशनल मेथड तो हमने पिछले वीडियो में देखा ही था। आज हम ट्रिक देखेंगे कोई भी इक्वेशन को हम ट्रिक से कैसे जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखे हुए हैं, इसको हम बैलेंस करके देखते हैं। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर वाला इक्वेशन जो हमारा है H2S प्लस SO2 हमारा बनाता है सल्फर प्लस H2O, ये इक्वेशन है। तो ये जो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, ट्रिक जो हम यूज करते हैं इसका नाम है ABCD ट्रिक। ठीक है, ABCD ट्रिक है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी कॉफिशिएंट है, जितने भी हमारे एलिमेंट है, सबके कॉफिशिएंट को हम एक को A लेंगे, B लेंगे, C लेंगे, D लेंगे। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे जो हमें पता नहीं है तो मैंने मान लिया A आएगा, यहाँ पे मैंने मान लिया B, यहाँ पे C एंड हेयर D। ठीक है, अब सारे के हाइड्रोजन का जो जितना वैल्यू हुआ उसको लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड के इक्वल करेंगे। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन कितना है, 2 हो गया। तो हाइड्रोजन की अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया हमारा कितना, 2A, 2 और A। इधर तो हाइड्रोजन है नहीं। अब हमारे प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 और यहाँ पे D है, तो ये हो जाएगा हमारा 2D। पहला हाइड्रोजन के लिए हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम सल्फर के लिए देखते हैं। तो सल्फर के लिए अगर देखें, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए। आगे हम सल्फर के लिए देखते हैं। सल्फर के लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, सल्फर का कोफिशिएंट यहाँ 1A और यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर 1 है मतलब A के बराबर हो गया। और यहाँ भी हमारा ये कितना हो जाएगा, A प्लस B, क्योंकि S यहाँ भी है। क्लियर है। अब इस साइड अगर प्रोडक्ट साइड में हम देखें तो प्रोडक्ट साइड में कितना है, C के बराबर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन कोफिशिएंट उसका B हमने सपोज किया, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 2B। ठीक है, अब इस साइड ऑक्सीजन की बात करें तो इधर ऑक्सीजन हमारा एक D के बराबर है। क्लियर। अब देखो, अब अगर आपको देखना है तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो कौन सा जो ABCD में कौन सा वेरिएबल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको आप 1 मान लो। तो यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, इधर नहीं है। B यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब किसी को भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने मान लिया, सपोज करो A बराबर मैंने मान लिया कितना, 1। आपके अकॉर्डिंग आप जिसको मानना चाहो मान सकते हो। मैंने A को मान लिया 1। ठीक है, A को अगर मैं 1 मानूँ तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और A का वैल्यू हमारा 1 है, तो मतलब D इक्वल टू B 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें A और D का वैल्यू हमें पता चलेगा। देखो यहाँ D का वैल्यू हमें पता चला तो B का वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं। B का वैल्यू कितना हो जाएगा, D/2 और D का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 1, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ A प्लस B का वैल्यू डालना है क्योंकि हमें C निकालना है। तो A प्लस B का A का वैल्यू हमारा कितना है, 1 और B का वैल्यू हमारा कितना है, 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/2। हो गया। तो देखो ABCD, अब इस इक्वेशन में सबके जगह पे डाल दो। A के जगह पर हमारा क्या था, 1, तो A के जगह पर हमने 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 डाल दिया। B के जगह पर क्या है हमारा, B का वैल्यू हमने कितना निकाला, 1/2, तो B के जगह पर आप डाल दो 1/2। अब C के जगह पर डालना है, C के जगह पर 3/2, तो लो हमने C के जगह पर डाल दिया 3/2 और D के जगह पर हमारा है 1, तो D के जगह पर हमने 1 डाल दिया। अब देखो यहाँ जो इक्वेशन हमारा आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर मतलब 2 से नीचे जो डिनोमिनेटर वाले टर्म रहेगा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन टर्म को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर टर्म है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ये हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जब फ्रैक्शन में अगर आ जाए हमारा आंसर तब हम जरूरत पड़े। तो 2 से अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2H2S हो जाएगा प्लस यहाँ 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SO2 प्लस ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3S प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2H2O। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा बैलेंस हो गया इक्वेशन। आप कहोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग गया,
तो हाँ, अभी मैंने पूरा समझाया, एक्सप्लेन किया, इसलिए टाइम लगा है। अगर आप खुद से करोगे, 2-4 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से देखो H2S SO2, ठीक है। तो इसको अगला इसको चेक जरूर कर लेना एक बार। देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, बिल्कुल सही। सल्फर 1, सॉरी सल्फर 2, इधर सल्फर, हाँ सल्फर 2 और एक 3, इधर सल्फर 3। ऑक्सीजन हमारा कितना है 2, ऑक्सीजन हमारा 2, बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। हम अगला नेक्स्ट को हम बैलेंस देखते हैं। ये C6H12O6 प्लस O2, ये बना रहा है CO2 प्लस H2O। ये कौन सा इक्वेशन है? ये इक्वेशन हमारा रेस्पिरेशन का है, ठीक है। याद भी रखना, ये इक्वेशन जो हमारा रेस्पिरेशन जो हम करते हैं उसके अंदर जो क्या रिएक्शन होता है वो रिएक्शन दिया हुआ है। तो अभी वो हमारी बात की बात है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। फिर हमारा देखो क्या करना है, पहला स्टेप A B C D हमने मान लिया। कार्बन कितना है 6A, ठीक है। देखो और उससे जल्दी होगा, यहाँ पे कार्बन कितना है C। अब हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है 12A, इधर हाइड्रोजन कितना है 2D, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे तो 6A है प्लस 2B, इधर ऑक्सीजन की बात करें तो इक्वल टू है 2C प्लस इधर कितना है D। इसे लिखने में टाइम लगेगा। देखो 6A हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ कार्बन है कोफिशिएंट है तो 6A, इधर हमारा कितना है कार्बन C, कोफिशिएंट C है तो C के बराबर। हाइड्रोजन हमने देख लिया कितना 12A और प्रोडक्ट साइड में 2D, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन का देखो 6A और यहाँ भी ऑक्सीजन है तो 2B इक्वल टू, अब C की बात करूँ मतलब इस साइड में प्रोडक्ट साइड में तो इधर कितना है 2C एंड D। अब दोनों को किसी को आप 1 मान लो, जिसको A सब में रिपीटेड है तो हम A इक्वल टू मान लेते हैं 1। A इक्वल टू मैंने सपोज किया, लेट A इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 रख दिया तो बाकी अब आंसर निकालो। देखो A का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो C इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसमें A का वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, बोलो। अब इसमें अगर हम डालें A का वैल्यू हमारा कितना 1 तो ये हो जाएगा 6 प्लस B का वैल्यू हमें नहीं पता, इधर C का वैल्यू अगर देखें तो 6 आया तो 6 2 12 हो गया, प्लस D का वैल्यू हमने निकाला है 6। अगर इधर दे तो 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया, 18 माइनस 6 12 हो गया, तो B इक्वल टू हो गया 6। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। A का वैल्यू हमारा कितना आया था 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। B का वैल्यू हमारा कितना आया 6, तो B के जगह पर हम डाल देंगे 6 और C इक्वल टू क्या हो गया 6 और D इक्वल टू 6। लो हो गया बैलेंस। क्लियर है? ठीक है। और देखो आगे अगला देखो ये H2S प्लस O2 H2O प्लस SO2, कुछ नहीं करना है, बस वही स्टेप है A B C D। हाइड्रोजन देखो कितना है 2A हो गया, इधर हाइड्रोजन कितना है 2C, ठीक है। अब देखो सल्फर के लिए ये हो गया A और इधर सल्फर D, A इक्वल टू D। इधर ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन हो गया 2B और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक तो C यहाँ पे और यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हो जाएगा 2D। अब मुझे बैलेंस करना है, किसी एक को आप मान लो 1 के बराबर, जो याद रखना जो ज़्यादा बार रिपीटेड हो उसको 1 मानना। तो यहाँ पे आप देखो तो C इसमें भी है, C इसमें भी है, A किसी को मान लो, A ही मान लेते हैं। A इक्वल टू हमने 1 मान लिया, A इक्वल टू 1 माना तो हमारा A इक्वल टू 1, तो A इक्वल टू 1 मतलब D यहाँ से क्या हो जाएगा, D इक्वल टू भी हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो A इक्वल टू 1 D इक्वल टू 1। अब D हमें पता चल गया, अब C निकालते हैं तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कैंसिल, C इक्वल टू भी हमारा 1 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे डाल देते हैं। अब हमें B निकालना है तो ये 2B इक्वल टू यहाँ C के जगह कितना है 1 प्लस D के जगह भी 1 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, तो ये हो गया B इक्वल टू हो गया हमारा 3/2। देखो यहाँ फ्रैक्शन में आया तो हम डाल देते सारा वैल्यू। A के जगह पर हमारा 1 ही रहेगा, हटा दिया। B के जगह पर B हमारा कितना है 3/2,
तो B के जगह पर हमारा हो जाएगा 3/2, ठीक है। C के जगह पर 1 एंड D के जगह पर 1, इसके जगह पर भी 1 ही आएगा, इसके जगह पर 1। अब देखो यहाँ फिर हमारा फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन 2 है, तो 2 से पूरे इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो ये हमारा था बैलेंसिंग का इक्वेशन, ये 3 मैंने कर दिया। ये आप लोग खुद से करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका बैलेंसिंग कैसे हुआ, ठीक है। CH4 + O2 + CO2 + H2O, इसको बैलेंस करना और कमेंट बॉक्स में डालो कि बैलेंसिंग क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो चलिए अगला जो टॉपिक है ये तो हमने कर लिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक एन केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, राइट। हाउ वी कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो इसके हमारे 3 तरीका है। पहला जो है हम फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट। पहला जो प्रोसेस होता है बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है उसको हम इक्वेशन के साथ लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि इक्वेशन जो है उसमें जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, वो किस स्टेट में पाया जा रहा है। तो जैसे हम एग्जांपल एक देखें तो हम लिखते हैं Zn + H2SO4, Zn + H2SO4, तो ये कंपाउंड बनाता है ZnSO4 + ZnH2 + H2 गैस, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबका कंपाउंड अगर लिख देते हैं तो ये क्या है, Zn क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसके आगे हम क्या लिखते हैं, स्मॉल में ब्रैकेट में S लिख देंगे, S फॉर सॉलिड। ये जो H2SO4 है ये क्या होता है, एक्वस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसको हम लिख देंगे AQ। एक्वस मीन्स जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो एक्वस फॉर्म में जाता है तो AQ लिख देते हैं। ZnSO4 जो हमारा हुआ ये भी हमारा एक्वस फॉर्म में आया, तो यहाँ पे AQ लिख देंगे, और यहाँ पे H2 हमारा गैस में है तो गैस के फॉर्म में से लिख देंगे। क्लियर है। और इसके साथ हम इक्वेशन लिख सकते हैं जैसे C + O2, तो ये क्या बनाता है हमारा CO2। C हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैसियस स्टेट में है, और CO2 हमारा फिर गैसियस स्टेट में। तो बेसिकली इससे हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन का जो हमारा स्टेट कौन सा है, सॉलिड है, लिक्विड है, उसको भी हमको इक्वेशन को देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसमें सॉलिड लिक्विड क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले तरीका है जिससे हम इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, राइट। अगला जो इक्वेशन होता है वो होता है हमारा बाय एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इक्वेशन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है, हीट लिबरेट हो रहा है या हीट की ज़रूरत हमको पड़ रही है उसको लिखने के लिए, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए अगर हम बात करें तो सिंपल सा हीट चेंज, सेकेंड जो हमारा टॉपिक हो जाएगा हीट चेंज। और हीट चेंज का एग्जांपल अगर लिखे तो C + O2, इसको भी स्टेट लिखते जाओ। C क्या है हमारा सॉलिड स्टेट में, प्लस O2 हमारा क्या होता है, गैसियस। अब दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CO2, ये हमारा क्या होता है, गैसियस होता है। बोलो। अब देखो इसके प्रोसेस में क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा लिबरेट होता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो हीट लिबरेट होगा, तो यहाँ पे हम प्लस डाल के क्या लिख देते हैं, हीट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट साइड में हीट लिखते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। हीट जो लिखना है वो प्रोडक्ट, मतलब हीट प्रोडक्ट में बन रहा है। और इक्वेशन देख सकते हो CaOH का होल ट्वाइस, या CaO ले लो, CaO है, ठीक है, प्लस H2O। CaO सॉलिड में, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में, तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। और यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस तो बन गया, लेकिन साथ में क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा लिबरेट होता है। हीट लिबरेट होता है, क्या है, चूना का इक्वेशन है। चूना जो पानी होता है उसके अंदर अगर वाटर डालो तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा। तो ये बेसिकली हमारा ये दोनों क्या हो गया, हीट हम प्रोडक्ट साइड में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है? देखो हीट हमने कहाँ लिखा? प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से हम इंडोथर्मिक रिएक्शन का भी लिख सकते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखो तो क्या करते हैं, जैसे N2 का रिएक्शन, N2 का O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं होता है, इसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, 3000 तक इसको हीट करना पड़ता है। इसको जब हम हीट करेंगे दैट इज़ 3000 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको हीट करते हैं तब ये रिएक्शन करता है। तो ये हमारा हीट हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हीट हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में हम हीट लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में हीट लिखेंगे और यहाँ पे बनेगा हमारा N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो देखो हीट हमने यहाँ क्या लिखा, रिएक्टेंट साइड में। हीट रिएक्टेंट साइड में लिखने का मतलब है यहाँ पे हीट हम दे रहे हैं, हमको गर्म करना पड़ रहा है। तो इससे और इक्वेशन देख सकते हो, जैसे CaCO3 है, इसको अगर हम हीट देते हैं, इसको अगर हम गर्म करते हैं CaCO3 को, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है CaO प्लस CO2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ भी हीट हमने लिखा, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो हीट यहाँ पे हम इस साइड हम लिख रहे थे प्रोडक्ट साइड में, लेकिन यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, हीट इन रिएक्टेंट साइड। अगर रिएक्टेंट साइड में लिख रहे हैं इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो हीट चेंज के बारे में बता दिया, मतलब एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है वो हमने बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम और देखें, तीसरा जो होता है वहाँ हम रिएक्शन के कंडीशन के बारे में लिखते हैं। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन हमारा क्या है उसके बारे में हम वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो थर्ड जो हमारा प्रोसेस है वो होता है कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस। कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, जिस कंडीशन में हमारा रिएक्शन होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखते हैं, KClO3 पोटासियम क्लोरेट। ठीक है, पोटासियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर रिएक्ट करते तो हमारा बनाता है KCl प्लस O2 गैस लिबरेट हो जाता है। तो देखो इसको हम तो जब लिखेंगे इसका हम इक्वेशन, तो यहाँ देखो हमने ये दो चीज़ लिखा, इसका मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक, इसको हम हीट बोलते हैं। जो हम हीट लिख रहे थे ना, प्लस में अगर रिएक्टेंट साइड में जो यहाँ हम हीट लिख रहे थे उसको हम यहाँ ऊपर में भी लिख सकते हैं, हीट लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो हीट यहाँ लिख रहे हैं, तो ये MnO2 तो KCl, तो ये MnO2 क्या होता है, MnO2 को हम बोलते हैं कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट बेसिकली क्या होता है, कैटेलिस्ट होता है ऐसा केमिकल जो केमिकल के रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। कैटेलिस्ट इज ए केमिकल विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, इवन डिक्रीज। नेगेटिव कैटेलिस्ट आ जाता है तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज भी हो जाता है। तो यहाँ अगर देखिए KClO3 को हम गर्म कर रहे हैं और उसके अंदर अगर हम MnO2 डाल दिए तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत तेजी में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है, दो दोस्त में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तीसरा दोस्त पार्टी लड़ेगा नहीं, बस हवा देगा बाहर से कि ऐसे कर दिया तुमने, तुम्हें ऐसे इसने बोल दिया, तो लड़ाई उससे क्या होती है, बढ़ जाती है आपस में, क्या तुमको ये ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, तो लड़ाई लगवा रहा है। वही काम यहाँ MnO2 का हो रहा है, कैटेलिस्ट है। ये दोनों के ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन को फास्ट कर देगा, खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन के अंदर। तो ये हमने कंडीशन लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें N2O2 का भी हमने देखा, N2 प्लस O2 इस दोनों का रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे इसको हमको गर्म करना पड़ता है, कहाँ 3000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर भी हमारा 200 ATM रखना पड़ता है। साथ में कैटेलिस्ट हमको इसके बीच में आयरन भी रखते हैं, तो यहाँ पे तब रिएक्शन जाकर होता है NH3 बनाता है। ठीक है, सॉरी NO2 बनाता है। क्लियर है? अब देखो ये हमारा हो गया। इसी तरह से और भी रिएक्शन हम देख सकते हैं, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 प्लस H2O कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब मिलाते हैं, कब, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और क्या, सनलाइट, तो हमारा बनाता है ग्लूकोज C6H12O6
प्लस O2 हमारा लिबरेट होता है। तो यहाँ अगर देखो तो यहाँ ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट का कंडीशन है कि क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, तब हमारा रिएक्शन होगा। क्लियर है? तो ये सारे क्या है, कंडीशन है। तो इस कंडीशन हम दे रहे हैं तो रिएक्शन के बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक लाइन में पता चल जा रहा है। ठीक है, तो जो भी कंडीशन होगा वो हमेशा इस एरो के ऊपर लिखा जाएगा। 3 तरीका मैंने बताया इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने का। पहला, आप रिएक्शन का स्टेट डाल दो कि सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, क्या है, उसको शॉर्ट फॉर्म में सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, एक्वस के लिए AQ, ठीक है, गैस के लिए G। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो गैस हमारा बन रहा है, जैसे ऑक्सीजन गैस यहाँ बन रहा है तो यहाँ एरो आप डाल सकते हो। एरो का मतलब ऑक्सीजन गैस बाहर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर कोई सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट बना तो उसको नीचे प्रिसिपिटेट के लिए हम नीचे की तरफ एरो देखेंगे, हम आगे देखेंगे जब रिएक्शन हम करेंगे। तो दूसरा हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसके बारे में हमने पता कर दिया। अगर प्रोडक्ट साइड में हम हीट लिख रहे हैं इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। अगर प्रोडक्ट साइड में हीट लिख रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्टेंट साइड में हम हीट लिख रहे हैं तो वो एंडोथर्मिक है। और यहाँ पे लास्ट वन हमारा क्या देखा, N2 + O2। यहाँ पे पूरा कंडीशन हमने लिख दिया, कौन सा कैटेलिस्ट कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, वो सारा हम यहाँ पे बोल रहे हैं। राइट, तो इसको हम बोलें कंडीशन अंडर व्हिच रिएक्शन टेक प्लेस। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो हो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं हम सबको पता है, 5 तरह के होते हैं। पिछले क्लास में बात किया था, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये 5 अभी हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। जो पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ जितने भी रिएक्शन हमने 5 रिएक्शन बोला, पांचों रिएक्शन बहुत आसानी से करेंगे। और यहाँ सिंपल सा एक दोस्ती कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम अपने डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं। ठीक है, दोस्ती कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट से हमें सारा इक्वेशन समझ में आ जाएगा, गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, लिखो, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट participate and form single product is called combination reaction, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें दोस्ती कॉन्सेप्ट क्या है। आप कहीं जाते हो, स्कूल में जाते हो, नए स्कूल में गए हो, अब आप अभी सिंगल हो, आपको किसी के साथ दोस्त बनाना, दोस्ती करनी है, तो आप हो ए, आप क्या करोगे, किसी बी को ढूंढोगे जिसके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा हो, बी को ढूंढोगे और दोनों बना करके, दोनों का रिएक्शन हुआ दोनों के अंदर, और एक नया आप दोनों के बीच में एक दोस्ती का, एक फ्रेंडशिप का जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा हमारा AB प्रोडक्ट। तो दोनों कंबाइन हुआ है, 2 या 2 से ज़्यादा या 3 अगर दोस्त बना रहे हो तो तीनों साथ में कंबाइन हो गए, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा, आपका ग्रुप जो बन रहा है वो सिंगल बनेगा। यहाँ पे ग्रुप बनता है, 2 या 2 4 फ्रेंड आपस में मिल रहे हो, लेकिन ग्रुप कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट वाले ही 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट बनेंगे सिंगल, बस इतना याद रखना है, राइट। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैग्नीशियम + O2, हमने मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। मैग्नीशियम को, रिबन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते थे तो बनाता था हमारा MgO। क्लियर है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुआ तो MgO बनाया। उसी तरह से C + O2 अगर कर दें तो ये बना लेगा CO2। H2 + Cl2, H2 + Cl2 तो ये बना लेता है HCl। देखो कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है,
ये इक्वेशन को बैलेंस आप लोग कर लीजिए, जैसे Mg + O2 MgO, ये हो गया 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सबको बैलेंस कर सकते हो। ये तो हमारा पहले से ही बैलेंस है, इसके देखो तो 2 2 है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब इसी में जो एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारा होता है CaO, क्विकलाइम। CaO का रिएक्शन हम क्या करते हैं H2O के साथ, H2O के साथ बेसिकली क्या करते हैं, एक इस तरह का बीकर लिया हमने, और ये रिएक्शन हम हमेशा डेली लाइफ में देखते भी हैं। एक बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने क्या किया, ये डाल दिया CaO। CaO क्या होता है, CaO का नाम होता है क्विकलाइम, क्विकलाइम। ठीक है, चूना जो होता है, चूना हमने डाल दिया क्विकलाइम। इसका साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो एक कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं। H2O जब डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा हीट निकलना शुरू हो जाता है। आपने देखा भी होगा जब हमारे घर में वाइट वॉशिंग होता है दिवाली के समय में, तो वहाँ अगर चूने के अंदर पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो चूना एकदम खौलना शुरू हो जाता है, एकदम गर्म, वहाँ से भाप निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हीट निकलता है। तो यहाँ पे हीट निकलता है और यहाँ पे बनाता क्या है, हमारा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस बनाया, प्लस में क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। मतलब ये कौन सा इक्वेशन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब आप बोल सकते हो सर यहाँ पे हीट भी तो प्रोड्यूस हो रहा है, आपने बोला कि प्रोडक्ट सिर्फ एक होना चाहिए, तो प्रोडक्ट हमारा एक ही बना है, ये हीट कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, हीट तो यहाँ इन्वॉल्व भी कर सकते थे, जो बाहर इवॉल्व भी हो सकता है, तो हीट कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट हमारा क्या है, एक ही है। तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्विकलाइम को मैंने रिएक्ट कराया H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस बनाया, इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। याद रखना, इसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है बच्चे, इसी में कंफ्यूज होते हैं क्विकलाइम क्या होता है, स्लैग्ड लाइम क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। इसका अगर साइंटिफिक नाम देखें तो इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो देखो क्विकलाइम, अब देखो हमने चूना के अंदर पानी मिला दिया और वाइट वॉशिंग के लिए हमने अब इसको क्या किया, दीवार पे हम अप्लाई करते हैं, दीवार पे अप्लाई करते हैं। तो आपने वहाँ देखा होगा जब दीवार पे अप्लाई करते हैं, तो जिस दिन दीवार पे अप्लाई लगाते हैं, उसको वाइट वॉशिंग करते हैं, उस दिन दीवार पे चमक बहुत कम होती है। लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद उसमें सडनली चमक बढ़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे चमक बढ़ना शुरू हो जाता है, शाइनिंग बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो उसका कारण क्या होता है, जो हमारा CaOH का होल ट्वाइस था, ये तो हमने दीवार पे लगा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने दीवार पे लगा दिया। अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे गैस होते हैं, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये CaOH का होल ट्वाइस क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, CO2 के साथ रिएक्ट करता है, और CO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बना लेता है CaCO3। क्या बनाता है, CaCO3 बना लिया, और साथ में H2O वो बाहर लिबरेट कर देता है, H2O वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, क्योंकि वेपर बनता है, सनलाइट पड़ती है, सनलाइट के कारण इसके अंदर जो पानी वाला पार्ट था वो क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो इवोपरेट हो गया। अब जो देखो प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया था दीवार पे, स्लैग्ड लाइम, हमने अप्लाई किया था स्लैग्ड लाइम, लेकिन अब प्रोडक्ट बन गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम मार्बल बोलते हैं, मार्बल, या फिर होता है इसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेसिकली एक मार्बल का, एक कैल्शियम कार्बोनेट का पतला सा लेयर हमारे दीवार के ऊपर बन गया। इस कारण से मार्बल का चमक कैसा होता है, शाइनिंग होता है, तो इस कारण से हमारा दीवार शाइन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या हुआ, हमने पहले चूना लिया, उसके अंदर पानी मिलाया, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकला, और वहाँ पे CaOH का प्रोडक्ट बना, जो कि स्लैग्ड लाइम होता है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने दीवार के ऊपर अप्लाई किया, राइट, दैट रिएक्ट विथ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, राइट, एंड व्हेन दीज कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ आवर calcium hydroxide, they produce a thin layer of marble that is called CaCO3, and H2O is liberated into atmosphere. क्लियर है, समझ में आया। अब अगला जो हमारा था, ये था हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड जो होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने क्या किया, 2 दोस्त को मिलाया, 2 बंदे आए, दोनों आपस में मिले और एक नया ग्रुप बनाया, AB ग्रुप बना लिया।
ठीक है, सब ग्रुप में होता है। आपके एक स्कूल में भी 4 दोस्त 5 दोस्त मिलकर के एक ग्रुप बन जाता है, तो वही ग्रुप फॉर्मेशन हमने किया कम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा। अब बोल रहे हो सर यहाँ तो प्रोडक्ट 2 बन रहा है, हाँ तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन हमारा यहीं तक था, उसके बाद जो एप्लीकेशन था वो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ये कम्बिनेशन रिएक्शन हमारा है। ठीक है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखा, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, H2 + O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। अब जो हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन जो हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। राइट, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप लिख सकते हो द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट डिसोसिएट, टूटता है या स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो पिछला में हमने क्या देखा था, 2 लोग आए थे, दोनों मिल करके एक ग्रुप बना दिया था। ठीक है, अब दोनों ग्रुप बनने के बाद क्या होता है, उसके अंदर दोस्ती बढ़ी, लेकिन अब धीरे धीरे टेंशन बढ़ना, किसी कारण से छोटी छोटी बातों पे टेंशन बढ़ना शुरू हुआ। अब ग्रुप क्या होगा, टूटेगा। तो हमारा जो AB जो बना था वो AB क्या हो जाता है, टूट जाता है। A अलग हो गया, B अलग हो गया। तो ये जो ब्रेकअप का केस है, ठीक है, पहले में पैचअप हुआ था, यहाँ जो ब्रेकअप का केस है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन को आप ब्रेकअप से याद रख सकते हो। क्लियर है, A अलग B अलग हो गया, दोनों अलग हो गया। राइट, अब देखो जब ब्रेकअप होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ कारण होता है, उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, दोस्तों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कुछ ना कुछ कारण होता है। तो यहाँ भी जो ब्रेकअप होगा, जो दोनों अलग होंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ कारण होगा, और वो कारण क्या होता है, एनर्जी। मतलब एनर्जी जब इसको अप्लाई करेंगे, इसको एनर्जी जब देंगे तभी ये डिसोसिएट करेगा। ठीक है, अब देखो एनर्जी देने का, किसी भी चीज़ को एनर्जी देने का, प्रोवाइड करने का हमारे पास 3 तरीका होता है। वी कैन प्रोवाइड एनर्जी बाय 3 प्रोसेस। एनर्जी देने का कौन कौन सा तरीका होता है, पहला जो तरीका होता है बाय हीट के माध्यम से हम दे सकते हैं, बाय हीटिंग। किसी चीज़ को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय हीटिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे 3 तरीके के हो जाएंगे, जिसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बाय हीट, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, बाय हीट प्रोवाइड हम कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब हीट ना दे करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं या फिर सनलाइट दे रहे हैं, देखो एनर्जी देना है, एनर्जी हम हीट दे के कर दे या फिर सनलाइट गर्मी रख दे, सनलाइट से भी तो एनर्जी मिलता है, सोलर एनर्जी। उसी तरह से अगर सनलाइट एनर्जी दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सनलाइट को हम बोलते हैं फोटो एनर्जी, तो इसको हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और तीसरा जो एनर्जी देने का हमारे पास तरीका है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या हुआ, A और B था, दोनों हमने अलग अलग कर दिया, A + B दोनों अलग हो गया। अब ये किसके कारण से हुआ, हीट मतलब एनर्जी देने के कारण। और एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं, हीट से दे सकते हैं, लाइट से दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से दे सकते हैं। हीट से अगर एनर्जी दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट से अगर एनर्जी दे रहे हैं तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन, और अगर एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखो पहला जो हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन,
थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब हमने ले लिया, ये हमारा टेस्ट ट्यूब हो गया, ये हमारा टेस्ट ट्यूब हो गया। इसके अंदर हमने ले लिया फेरस सल्फेट ले लिया, फेरस सल्फेट का ग्रेनुल ले लिया, क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। और इसको हम हीट करना शुरू कर देते हैं। इसको हमने यहाँ स्प्रिट लैंप लिया, स्प्रिट लैंप की मदद से इसको हीट करना शुरू करते हैं। मतलब एनर्जी तो हम दे रहे हैं, देखो एनर्जी हमने देना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट दे रहे हैं। तो इसको क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब फेरस सल्फेट, देखो जो हमारा फेरस सल्फेट होता है वो नेचर में जब मौजूद होता है या फिर हम केमिकल जो उसको स्टोर करके भी रहते हैं तो वो एटमॉस्फेयर के साथ कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया रहता है। तो ये फेरस सल्फेट FeSO फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाएगा आपको FeSO4.7H2O, मतलब एक FeSO4 के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद रहते हैं और इसको बोलते हैं क्रिस्टल फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फेरस सल्फेट, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, हीट किया, हीट करना शुरू कर रहे हैं। तो देखो ये क्रिस्टल बेसिकली क्या है, देखो जैसे सिंपल सी बात करो, नमक को देखो, नमक का पैकेट फाड़ करके आप कहीं रख दो तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर सीलन सी आ जाती है। आप देखोगे नमक भींगा भींगा सा हल्का हल्का लगता है, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल NaCl बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ जो फेरस जो सल्फेट है, केमिकल तो हमारा ये है फेरस सल्फेट, सॉल्ट हमारा ये है, लेकिन ये क्या H2O, एटमॉस्फेयर के H2O को कंबाइन कर लिया तो उसके साथ H2O मॉलिक्यूल हो गया। तो इसको अगर हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, भाप निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, तो H2O बाहर निकलना शुरू हो जाता है और ये कंपाउंड बन जाता है FeSO4, FeSO4 प्लस 7H2O, ये H2O बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसका कलर जो FeSO4.7H2O था, 7H2O था, इसका कलर होता है आपको ग्रीन, कलर याद रखिएगा, इसका कलर होता है ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर होता है, ठीक है। जब इसको हम हीट करना शुरू करते हैं तो ये धीरे धीरे फेरस सल्फेट बनाता है और इसको बोलते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। एनहाइड्रस क्यों, क्योंकि वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अगर किसी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं एनहाइड्रस। तो ये हमारा एनहाइड्रस फेरस सल्फेट हो गया और इसका कलर जो क्या होता है, कलरलेस रहता है, इसका कोई कलर ही नहीं होता है, कलरलेस। तो ओरिजिनल फेरस सल्फेट होता है कलरलेस होता है। तो देखो इसका कलर शुरू में ग्रीन था, इसको हीट करना शुरू कर रहे हैं तो इसके देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कलर ये अपना लूज करते जा रहा है, कलरलेस होते जा रहा है। और इसके सरफेस पे क्या देख रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारा मॉइस्चर जैसे होता है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स डालो और उसके बोतल के ग्लास के ऊपर क्या होता है, वाटर का बूंदे हो जाती है, उसी तरह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। हमने और नहीं रुका, हम और हीट करते जा रहे हैं, हीट करते जाते हैं तो अब क्या होता है, FeSO4 को हीट कर रहे हैं। तो इस FeSO4 को अगर हम हीट करते हैं जो कि कलरलेस है, तो ये हमारा बना लेता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। FeSO3 बेसिकली क्या है, ये एक रस्ट होता है, रस्ट जो हमारा जंग जो लगता है आयरन के रॉड में देखते हुए जंग लग जाता है, वही उसी का फॉर्मूला है रस्ट, ठीक है। तो ये जो रस्ट होता है इसका कलर होता है ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कह सकते हो या ब्राउन ही लिख दो, ब्राउन कलर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट यहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा और यहाँ पे SO2 और SO3, और यहाँ पे हम देखेंगे जब इसको हम हीट करेंगे तो देखेंगे इसका कलर धीरे धीरे, पहले तो ग्रीन था, फिर कलरलेस हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा, ठीक है। और आगे हम इसको देख रहे हैं, जब फेरस सल्फेट और अगर गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको एक स्मेल सा सुनाई देगा, जैसे माचिस स्टिक जलता है, माचिस को जलाते हैं और उसको अगर स्मेल करो उसको तिल्ली को, तो एक अलग सा स्मेल होता है, उसी तरह का स्मेल यहाँ पे हमको फील होगा। तो वो स्मेल किसके कारण से होता है, वो होता है SO2 का स्मेल होता है। SO2 गैस यहाँ से निकलता है, जो कि ये SO2 है, हमको दिखाई तो नहीं देगा क्योंकि ये क्या होता है, कलरलेस गैस होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, तो इसलिए स्मेल तो नहीं देता है, लेकिन मैच स्टिक का बढ़ने का, ठीक है, उसका स्मेल हमको सुनाई देता है, जो होता है सल्फर बर्निंग स्मेल, इसको बोलते हैं हम। कौन सा स्मेल, सल्फर बर्निंग स्मेल। तो यहाँ पे हमको सल्फर जलता हुआ दिखेगा, मतलब स्मेल होगा, तो सल्फर बर्निंग स्मेल हुआ, साथ में कलरलेस था। अब ये SO2, SO3 हमें पता नहीं चलता है, SO3 भी यहाँ से निकल जाता है, लेकिन SO3 क्या होता है, ये तो हमारा कलरलेस गैस है, कलरलेस, इसका ना तो कलरलेस होता है ना ही ऑर्डर होता है, ऑर्डर भी नहीं होता, मतलब कोई गंध भी नहीं होता है, तो इसलिए ये हमको पता नहीं चलता है।
तो यहाँ पे हमने देखा FeSO4 को हमने हीट किया तो Fe2O3 जो कि हमारा रस्ट बना जिसका कलर ब्राउन होता है, साथ में SO2 लिबरेट हुआ, SO2 हमारा एटमॉस्फेयर में गया जो हमको सल्फर को जलते हुए का स्मेल फील होता है, सल्फर बर्निंग गैस स्मेल फील होता है, और SO3 वहाँ कलरलेस ऑडरलेस गैस इवॉल्व होता है। तो ये हमारा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ देखो एक कंपाउंड था सिंगल कंपाउंड था FeSO4, अब ये टूटा 3 पार्ट में, 3 ब्रेकअप हुआ, तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि टूटा, डिकम्पोज मतलब होता है ये टूटना, ठीक है। अब टूटा किसके कारण से? हीट के कारण से, हीटिंग करने से। तो अगर हीट के कारण से टूटता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का केस, राइट। इसी तरह से और एग्जाम्पल है, उसको भी हम करके देखते हैं अभी। चलिए तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं PbNO3 का, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं PbNO3, उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो PbNO3 को जब हम हीट करते हैं तब क्या होता है? तो PbNO3 का कलर बेसिकली क्या होता है? वाइट कलर का होता है PbNO3। तो हम ये लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, जब भी हम हीट करेंगे तो नीचे हम फिर बर्नर लगा के, स्प्रिट लैंप लगा के यहाँ पे हम हीट करना शुरू कर दिए। इसके अंदर हमने PbNO3 डाल दिया, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लीड नाइट्रेट। तो इस लीड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये बना लेता है PbO, ठीक है। PbO बनाया प्लस NO2 बनाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। तो यहाँ हम देखते हैं इसका कलर धीरे धीरे क्या होता है? येलो कलर का हो जाता है। ये पहले था वाइट कलर का, लेकिन ये धीरे धीरे अब कन्वर्ट क्या हो जाएगा? इसका कलर क्या चेंज हो जाएगा? वाइट से कन्वर्ट हो जाता है ये येलो के अंदर, ठीक है। और ये येलो क्यों हुआ? क्योंकि PbO के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो PbO का कलर कैसा होता है? येलो होता है, राइट। इसके साथ हम यहाँ पे देखते हैं एक फ्यूम निकलता है, यहाँ पे फ्लूम निकलता है, इस तरह से एक धुआं सा निकलता है जो कि ब्राउन कलर का फ्लूम निकलता है। ब्राउन कलर का फ्लूम निकलते हुए हम ऑब्जर्व करते हैं, वो किसके कारण से होता है? NO2 के कारण से होता है। तो ये होता है हमारा ब्राउन कलर फ्लूम, ब्राउन कलर का धुएं निकलता हुआ दिखता है यहाँ पे। साथ में ऑक्सीजन गैस निकलता है जो कि हमारा कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है। ये हमारा कलरलेस, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता, और ऑर्डरलेस होता है, कोई ऑर्डर नहीं, तो कोई स्मेल नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ये बाहर होता है। तो ये भी हमारा क्या हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ देखो PbNO3 एक कंपाउंड था, सॉरी PbNO3 का होल ट्वाइस, ये एक कंपाउंड था, ये हमारा ब्रेक हुआ PbO के अंदर, साथ में NO2 प्लस O2 हमारा यहाँ पे लिबरेट हुआ। तो ये हमारा क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन का, ठीक। फोटो डिकम्पोजिशन में बेसिकली क्या होता है हमारा? हम जो एनर्जी जो था हमारा, एनर्जी जो हमारा था, वो एनर्जी हम किसके माध्यम से देंगे? सनलाइट के माध्यम से। एनर्जी तो है लेकिन अब क्या है? सनलाइट के माध्यम से देंगे। तो हम उसको अब लिखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, देखो फोटो डिकम्पोजिशन का सिंपल सा एग्जांपल एक लेते हैं हम, AgBr। इसको क्या करो, एक चाइना डिश के अंदर, चाइना डिश होता है उसके अंदर आप AgBr ले लो, ठीक है, और इसको आप सनलाइट के अंदर डाल दो, सनलाइट के अंदर डाल दो। AgBr का कलर जो होता है वाइट होता है, वाइट होता है। तो आप इसको क्या किया? आपने सनलाइट के अंदर डाल दिया, धूप के अंदर डाल दिया, तो बस 2 सेकंड 4 सेकंड बाद आप देखते हो AgBr का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, और ये ग्रे कलर का बन जाता है। इसका कलर वाइट से कन्वर्ट होकर के क्या हो जाता है? ग्रे कलर में ऑब्टेंड होता है, ग्रे। और ये ग्रे कलर किसके कारण हुआ? क्योंकि ये AgBr जो है ये टूट गया Ag प्लस Br2। Br2 गैस के फॉर्म में था तो एटमॉस्फेयर में उड़ गया, गैस एटमॉस्फेयर में मिल गया, और Ag का कलर ग्रे होता है, तो यहाँ पे Ag हमको ऑब्टेन हुआ। तो देखो यहाँ भी AgBr था, वो डिकम्पोज हो गया। उसी तरह से AgBr के जगह आप लिख सकते हो, आप दूसरा ले लो AgBr का कलर आपका येलो होता है, सॉरी ये AgBr हमारा येलो होता है। येलो को अगर हम सनलाइट के अंदर में रखते हैं तो वो ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब उसी तरह से AgCl का कलर हमारा वाइट होता है। AgCl क्या होता है? वाइट कलर का होता है। इसको AgCl को अगर हम सनलाइट के अंदर फिर डालते हैं, सनलाइट के अंदर हमने डाल दिया, तो यहाँ भी डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन होगा तो यहाँ पे अब क्या बनाएगा? Ag प्लस Cl2। Ag का कलर ग्रे होता है, तो ग्रे कलर ये वाइट से ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्लोरीन एटमॉस्फेयर में, क्लोरीन गैस होगा वो एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरह से एक और इक्वेशन होता है H2O2, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इसे हम नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम सनलाइट के अंदर डालते हैं, तो ये बनाता है हमारा H2O प्लस O2। देखो H2O बना लिया अलग, यहाँ भी डिकम्पोजिशन हो गया। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप लैब में या कहीं भी देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो रहता है वो हमेशा कलर्ड बोतल के अंदर रखा जाता है। एक क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द कलर्ड बोतल, ठीक है, या ओपेक बोतल। कोई ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से उसको थोड़ा सा भी लाइट मिलेगा, ठीक है, वो डिकम्पोज करके H2O और O2O बना लेगा। लेकिन अगर उसको ओपेक ऑब्जेक्ट्स का बोतल बनाते तो बाहर से सनलाइट अंदर जा नहीं पाएगा, राइट। अब अंदर सनलाइट नहीं जा रहा है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये H2O2 अपने ओरिजिनल फॉर्म में स्टोर रह सकता है। इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमेशा एक कलर्ड बोतल के अंदर स्टोर किया जाता है। क्लियर है? और देखो ये दोनों भी हमें ध्यान रखना है, ये AgBr और AgCl का, इसका क्या होता है, फोटोग्राफी जो हम करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी लेते हैं वहाँ पे इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। उसके ऊपर जो हमारा निगेटिव बनता है उसके ऊपर जो लेयर बनता है वो AgBr का लेयर बनाया गया रहता है। वहाँ पे यही इक्वेशन होता है। जब उसका सफाई करने लगते हैं, फोटो एल्बम जो बनता है, तो वहाँ पे इसका रिएक्शन होता है। तो अगर इक्वेशन आ जाए कि द रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज यूज इन फोटोग्राफी, तो आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको हम कलर बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो सनलाइट से रिएक्ट कर जाता है और नया कंपाउंड बना लेता है। तो ये तीन आपका फोटो डिकम्पोजिशन के लिए इनफ है, ठीक है। अब अगला जो देखो, हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देख लिया, फोटो डिकम्पोजिशन देख लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब यहाँ जो हम एनर्जी देंगे वो किसके माध्यम से देंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं उसको। तो चलिए हम देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं, ठीक है। हम एक प्लास्टिक का या कांच का एक टब लेते हैं, ठीक है। टब नहीं, एक बीकर टाइप का जग ले लिया, इस तरह का हमने एक जग ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम दो होल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम एक कार्बन का रॉड लगा देते हैं। कार्बन की जगह आप ग्रेफाइट का लगा सकते हो, कार्बन का लगा तो यहाँ पे रॉड हमने लगा दिया, ठीक है। छेद करके इसके अंदर हमने रॉड लगा दिया और यहाँ कुछ इस तरह से हमने सेटअप कर दिया, कुछ लगा करके, ताकि ये स्टॉपर लगा दिया बेसिकली, ताकि पानी यहाँ लीकेज ना करे नीचे की तरफ। अगर कुछ हम इसके अंदर डालते हैं तो लीकेज ना करे, ठीक है। ये स्टॉपर लगा दिया। अब ये जो होता है, इस दोनों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड, याद रखना, इलेक्ट्रोड। ये कंडक्टिंग मटेरियल का आप इलेक्ट्रोड कार्बन का बना सकते हो, या ग्रेफाइट पेंसिल का जो आप बीच वाला जो पार्ट होता है उसका बना सकते हो। तो ये होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसको हमको बेसिकली क्या करना है, एक बैटरी से कनेक्ट करना है। इसको हमने कर दिया कनेक्ट, एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा बैटरी, इस बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। 6 वोल्ट का जो बैटरी होता है उससे बेसिकली कनेक्ट कर दो, ज़्यादा वोल्ट की जरूरत नहीं है, 6 वोल्ट से हमारा काम चल जाएगा। साथ में हमने इसके अंदर स्विच भी डाल दिया, ठीक है। स्विच हमने डाल दिया, स्विच अभी हमारा ओपन है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। याद रखना, जो एंड को, जो इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है उसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड, याद रखना। अब जिसको हमने नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया उसको हम बोलते हैं कैथोड। तो इसको हम बोल सकते हैं कैथोड। ये हो गया हमारा कैथोड और ये हो गया हमारा एनोड। क्लियर है? अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर डाल देते हैं और इस तरह से वाटर डालते हैं ताकि ये हमारा पूरी तरह से डूब जाए। तो इसके अंदर हमने वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया, ठीक है, और साथ में कुछ एसिड डाल दिया, H2SO4 का कुछ ड्रॉप डाल दिया। क्यों डाल दिया? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल दिया ताकि वाटर आसानी से टूट सके, ठीक है। कंडक्टिंग बनाने के लिए कंडक्टिंग वाटर यहाँ बेसिकली हम डाल सकते हैं। कंडक्टिंग वाटर हमने डाल दिया, कंडक्टिंग वाटर। और कंडक्टिंग वाटर हम कब डालते हैं, कैसे बना सकते हैं? जब उसके अंदर कुछ एसिड का अमाउंट हो, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा उसके अंदर 2-4 ड्रॉप या 10 ड्रॉप H2SO4 डाल दिया। इसके कारण से वाटर हमारा क्या हो गया, कंडक्टिंग हो गया। अब क्या करते हैं, एक और 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं इस तरह से, इस तरीके का 2 टेस्ट ट्यूब हमने लिया, ठीक है, और इसके अंदर भी हमने पानी फिल कर दिया। अभी इसको यहाँ बंद रहने दो, यहाँ खोल दो, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने क्या किया, पानी फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। इसके अंदर भी हमने वाटर फिल कर दिया, इसके अंदर भी हमने वाटर फिल कर दिया। अब इसको लेकर के इसको उंगली से ऐसे दबाते हैं। जैसे ये हमारा सपोज करो टेस्ट ट्यूब है, तो इसको मैंने उंगली से ऐसे दबाया
और इस तरह से इसके मुंह को दबा करके इसको धीरे धीरे लाते हैं। पानी अब उल्टा हो गया, यहाँ पानी गिर नहीं रहा क्योंकि मैंने नीचे इसको बंद करके रखा है, और जस्ट इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर देते हैं। तो अब जो टेस्ट ट्यूब हो गया वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ टेस्ट ट्यूब हमारा ऐसे हो गया। इसके अंदर अभी क्या है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से हमने टेस्ट ट्यूब इसको यहाँ भी कर दिया, इसके अंदर भी वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही हमें यहाँ पे क्या होता है, छोटा छोटा बबल्स दिखना शुरू हो जाता है, बबल्स बनना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर, दोनों के ऊपर एकदम छोटे छोटे बबल्स बनेंगे। इधर भी बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, इधर भी बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। और कुछ देर वेट करते हैं। जैसे जैसे हम वेट करते हैं तो बबल्स हमारा बनना शुरू हो जाता है, और ये वाला लेवल, यहाँ वाटर का लेवल क्या होता है, जो पूरा भरा होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसमें वाटर का लेवल सपोज करो यहाँ तक है, यहाँ तक वाटर का लेवल बच जाता है इसके अंदर वाटर का लेवल, और इसके अंदर वाटर का लेवल यहाँ तक रह जाता है, इस तरह से फिल हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, कोई गैस यहाँ पे जमा हुआ, यहाँ पे एक गैस जमा हो गया। ये जो पार्ट है यहाँ, जो मैं ब्लैक मार्कर से नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक तरह का गैस यहाँ पे जमा हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी एक तरह का गैस जमा हो जाता है, और उस गैस के जगह के लिए वाटर नीचे होता जाता है, और यहाँ पे गैस जमा हो जाता है। अब इस रिएक्शन को अगर एनालाइज करें तो हमने क्या किया था, H2O लिया था, H2O को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है H2 में और O2 के अंदर, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो ये दो, ठीक है। H2 बनता है O2 के अंदर, और यहाँ पर तो एक हो गया पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। अगर H2O टूटे, अगर बात करो H2O कैसे टूटता है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। तो H आयन जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, H वाला पार्ट, वो ये क्या था, ये नेगेटिव पार्ट था। तो नेगेटिव पार्ट के साथ, क्योंकि नेगेटिव के साथ कौन जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव हमारा कौन होता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हमारा जमा हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव था, हाइड्रोजन क्या बनाता, पॉजिटिव आयन बनाता, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जमा हो गया। ये हमारा क्या, पॉजिटिव के साथ क्या जाएगा, नेगेटिव कौन सा हमारा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जमा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जमा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जमा हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन जमा हो गया, दोनों हमारा कलेक्ट हो गया। यहाँ एक बात और ध्यान करने की है कि ये जो हाइड्रोजन जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में जमा होता है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में जमा होता है। इसका जस्ट हाफ रहता है, वाटर लेवल इसमें जस्ट अबव रहेगा, जितना इसका रहेगा उसका जस्ट ऊपर रहेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आप ये रिएक्शन देख सकते हो। इसके लिए आप ये रिएक्शन अगर देखो तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, H2O, तो यहाँ कितना, 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं। देखो टोटल अगर एक H2 का 1 ग्राम है तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 4 पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो दोनों के बीच में आधा का रेशियो है, वो कितना, जितना अमाउंट बनेगा वो क्या है, 2:1 का रेशियो है। क्योंकि यहाँ अगर मैं मान लूँ एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का है तो ये 4 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। तो दोनों के रेशियो अगर देखूँ तो क्या है, 2:1 का रेशियो है। तो यहाँ गैस जो बन भी रहा है, हाइड्रोजन 2 बन रहा है तो ऑक्सीजन 1, वही बन भी रहा है, हाइड्रोजन 2:1 के रेशियो में बनता है। तो याद रखना, यहाँ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन का रेशियो होता है वो होता है 2:1। हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से दुगना फॉर्म होगा। तो यहाँ भी हमने देखा H2O डिसोसिएट हो गया H2 के अंदर और O2 के अंदर। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके आगे का जो इक्वेशन रह गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद प्रिवेंशन, वो एक वीडियो और आएगा, उसके अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, थैंक यू।